हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपकी क्लासेस स्टार्ट है और ऑलरेडी मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर एक एक वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये आपका 1 to 5 से लेके जो आपका 11 से 12 है वहाँ तक जीएस में आपके पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो 40 हो चाहे 120 नंबर का हो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। साथ में आप इस पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि इसको 2 से 3 बार वेरीफाई किया गया है। बीपीएससी ने खुद जो आंसर प्रोविजनल आंसर की है दी है वहाँ से इसको लिया गया है। बट यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल 1 से 2 लोग बोल रहे थे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, ये आप गलत बता रहे हो। तो देखो, चैलेंज किया गया था उस समय, बट बीपीएससी ने डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसका तो ये सही नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करें कि आपको इसका आंसर की चाहिए। जहाँ पर बीपीएससी ने डिटेल में आंसर भेजा है वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, फिर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर कमेंट पे मैंने कल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको क्लासेस पसंद आ रही है, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ताकि दूसरों को भी मदद मिले। तो सच में आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस अपने बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों को नहीं भेजते हैं। तो यकीन माने, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। साथ में यहाँ पर जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी का निचोड़ है। 300-400 क्वेश्चंस छांटने के बाद ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। और 1 लाइनर के लिए चिंता मत करो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, क्वेश्चंस ढूंढना है तब बनाएंगे। तो धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट्स, ये आपसे पूछ रहा है और इसमें चैलेंज किया गया था। फिर बीपीएससी ने डिटेल में एक्सप्लेन किया और बोला कि नहीं भाई, बी ही ऑप्शन सही होगा, एट अ फिक्स्ड हाइट। ठीक है, हिंदी में इसको मैं दिखाती हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी जो है उपग्रह घूमता है एक स्थिर ऊंचाई पर। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमें। ये देखिए, क्वेश्चन अगला है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। ये तो मैं 3 दिन से क्वेश्चन करा रही हूँ ना, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और वॉयलेट ही इसका आंसर होगा। जो लोग रेगुलरली क्लास देख रहे हैं वो जानते होंगे ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। मेघ गर्जन, जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, उस समय आप कैसे सुरक्षित, मतलब इन तीनों में से कहाँ पर सुरक्षित हो सकते हैं। निम्न में से क्या सुरक्षित है जहां पर आप खड़े हो सकते हैं। जैसे कि खुली छतरी लेकर चलना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खुली जगह में भी नहीं खड़े होना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि थंडरिंग वगैरह जब होती है तो बाहर में लोग जो टहल रहे होते हैं उनमें से कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। सबसे अच्छा आंसर है कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लो। तो छोटा पेड़ देखो, बड़े पेड़ के टूटने की, गिरने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, छोटे पेड़ की नहीं। तो यहां पर ये जो है सुरक्षित है, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है। तो जो कुल ऊर्जा है वो जो है स्थिर रहती है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो 20 का सी हो जाएगा। चलिए 21 देखिए, नेत्रदान आपने देखा होगा, जो अपने आंख डोनेट कर देते हैं, तो दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो लेंस, कॉर्निया या फिर पूरी आंख या फिर एक से अधिक, बताइए। तो जो कॉर्निया होता है ना, नेत्रदान में दाता की आंख का जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है ना, उसको प्रतिरोपित किया जाता है। सो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूरी आंख को नहीं। 22 देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। थायमीन, कोबालामीन या फिर नियासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबालामीन। जो विटामिन B12 होता है, इसका केमिकल जो नेम है वो है कोबालामीन। साइंस से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि आपको ये याद भी होना चाहिए कि किससे कौन सी बीमारी होती है, कौन से रोग होते हैं, किस विटामिन की कमी से, और उनके नाम। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 22 का हो गया बी। 23 देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। ठीक है, इंडिकेटर। सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा, बताइए। संकेतक आपसे पूछ रहा है अम्ल क्षार का, तो 23 का हो जाएगा आपका हल्दी। हल्दी जो है वो अम्ल क्षार का संकेतक है। चलिए 23 का हो गया बी। 24 देखिए, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना या फिर कैलामाइन का घोल, बताइए।
देखो, जब मृदा बहुत ज़्यादा अति क्षारीय है और उसमें पौधे नहीं पैदा हो सकते हैं, हमको उस मिट्टी की जो है क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए जो लोग भी ग्रामीण से आते हैं उनको अच्छे से पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ, इससे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, सो 24 का ए। 25 पे चलते हैं, और बीच बीच में ये बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस डिज़ाइन करेगा। देखिए, ऊपर इंग्लिश रहेगा और हिंदी मीडियम के लिए नीचे हिंदी रहेगा, तो आपको जो इस क्वेश्चंस में डाउट हो आप उसका इंग्लिश भी देख सकते हैं। 25 देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, बताइए। परम शून्य का मान कितना होता है, इसको रट लो, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये भूल भी जाता है कई बार, क्योंकि ये पॉइंट, नंबर, ईयर, ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रख पाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका हो जाएगा 25 का आपका सी। 26 देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बताइए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें से जो आपका ये वाला अनुप्रस्थ तरंगे तो होगा ही, साथ में आपका विद्युत चुंबकीय भी तरंगे होगा, दोनों ऑप्शन लिखा नहीं है, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। चलिए, 27, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण जो लवण होते हैं उनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या फिर इसके बीच में होता है, 10 और 14 के। तो जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, इससे जो लवण बनेगा ना, उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा, तो आप 27 में बी के साथ जाएंगे। चलो, 28, ये बहुत पूछता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, तो याद रख लेना, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, बताइए। किलोबाइट तो हो ही नहीं सकता है, आप जानते हैं, आप एलिमिनेट भी आसानी से कर सकते हो, और जब गीगाबाइट पूछ रहा है तो गीगाबाइट तो होगा ही नहीं, तो बच गया जो हमारा आंसर। आप लोग नेट वगैरह यूज़ करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो गीगाबाइट बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो छोटा होता है, तो ये इसके तो बराबर हो ही नहीं सकता है किलोबाइट, और ये गीगाबाइट खुद के बराबर कैसे होगा, इसलिए मेगाबाइट। सो ऑप्शन नंबर बी। 29 पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका HCl। इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड Na2Cl और H2O बन जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है कि विघटन है कि संयोजन है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये होता है उदासीनीकरण। ठीक है, न्यूट्रल, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। यहां पर देखो, सेम इसका इंग्लिश लिखा हुआ है 29, ये देखिए, न्यूट्रलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया ना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उदासीनीकरण। चलिए, 29 के बाद हमारा आ गया 30। यहां पर आप देख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है इसके प्रोड्यूस के लिए जो सेल होते हैं वो किसका यूज करते हैं प्रायः, तो याद रख लो, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होगा C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 है, तो ग्लूकोज का उपयोग होता है, तो 30 का जो है बी हो जाएगा। कई बार एनर्जी डाउन होती है तो बोलते हैं ना कि ग्लूकोज पी लो, उससे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, 31, यहाँ पर देखो, पीयूष ग्रंथि, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, थायराइड, बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है। देखो, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, एक से अधिक, सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम जाएंगे डी के साथ। तो इस तरीके से आप ये सारी ग्रंथियां वगैरह भी पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है, तो 31 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 32 देखिए, मस्तिष्क के कौन से भाग, कल भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका TRE 1 और TRE 2 दोनों में पूछा हुआ था, और कल मैंने आपको इसको इंग्लिश में भी दिखाया था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और मैंने बोला था कि पोन्स, मेडुला और आपका सेरिबेलम याद रखना है। 32
याद आ गया होगा आपको, सी, जिसने कल वाली क्लास देखी होगी 300 प्रश्नों का निचोड़। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपके सामने पूरा इसका मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल। तो 32 का सी, तो प्लीज याद कर लो, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी। तो ये जो भाग है वो रक्तचाप, जो बीपी है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 33 पे। ये देखिए, अब यहाँ से, अभी आपका साइंस था, फिजिक्स था, सब कुछ मिक्स था। अब यहाँ से आपका कुछ जागरूकता से क्वेश्चंस पूछेगा, जीके से। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ मिलकर ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने घोषणा कर दिया है भारत ने कि हम ब्रिटेन के साथ बनाएंगे भाई। तो याद रख लो 33 का बी। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो, ताकि ऐसे ही हर दिन क्लासेस आपको मिलती रहें। भारत की नवउद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं? ये एक जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए, याद रखना भी है। 1272, 1272, 1272, ये हमारा जो नवउद्घाटित संसद है, इसमें सांसदों की कुल सीटें हैं। ठीक है, 1272 याद रख लीजिएगा। चलो 35 पे, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कुशल, ग्रेन या फिर डिजी क्लेम? तो बताइए, डिजी क्लेम, जहां पर क्लेम कर सके। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा? तो वो होगा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। तो भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए जो है डिजी क्लेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन ना आए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 36 पे। अभी तो बहुत क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए। तो अमित क्षत्रिय को, सुमित या फिर के सिवन को? तो अमित क्षत्रिय को मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, और नासा कहाँ का स्पेस सेंटर है? अमेरिका का। और इंडिया का क्या है? इसरो। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? जरूर बताना। ठीक है, कई बार पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए है मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख, मतलब अमित क्षत्रिय। 37 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी चलिए पहले देख लेते हैं। बिहार मद्य निषेध और उत्पादक शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? ये फिक्स किया गया है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के द्वारा। तो बताइए इसका क्या होगा? तो वो है आपका 10%। तो बीमित राशि का 10% देना होगा। ठीक है, जो सरकार की जो शराब की ढुलाई वाले जो वाहन को छोड़ने के लिए जो जुर्माने होते हैं, वो जो भी बीमित राशि होगी उसका 10% देना होगा। तो याद रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा सी। चलिए 38 पे चलते हैं। देखिए, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? बताइए। तो किसने बनाया है? चीन ने। एयरबस और बोइंग से जो मुकाबला होगा, तो चीन ने क्या किया है? C919 यात्री विमान बना दिया। सो ऑप्शन नंबर बी। 39 देखते हैं। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? बताइए। तो वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? तो आपको ही पता है जो कीर्तिराज सिंह है वो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो खेल वगैरह पूछता है कि कौन से प्लेयर किस खेल के खिलाड़ी हैं, उनका खेल का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे नाम भी आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए। 40 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2023 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान, गया, दरभंगा? बताइए। बिहार का पेपर है तो बिहार से तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो आप में से कितने लोग सिवान के हैं? बताइए। सिवान ही है जिसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में। ठीक है, तो सिवान वालों हाजिरी लगा लो। तो सिवान होगा इसका राइट आंसर। चलिए 41 पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो हमारा कोर्ट है वो किसे निम्न में से किसे जारी कर सकता है? डिक्री, रीट, अध्यादेश? तो रीट, आपको पता होगा रीट। तो मौलिक जो भी फंडामेंटल राइट है उसको लागू करवाने के लिए जो कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी।
42 पे देखते हैं, कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, बताइए। हीराकुंड, दुधवा, या फिर घुमरा पदर बांध, या फिर एक से अधिक। बहुत सारे लोग इसका एक ही आंसर लगा देंगे, हीराकुंड बांध, बट इसका आंसर एक से अधिक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो 42 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 43 पे चलते हैं। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी वो किस शहर में स्थित है? आपको पता है काफ़ी एक समय पे ये वायरल हो रहा था, इसके बारे में बात भी हो रही थी। तो अल अक्सा मस्जिद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताइए जेरूसलम में है। ठीक है ना, हाल ही में खबरों में था और शहर आपसे पूछा जाएगा तो जेरूसलम पे लगा देना अगर क्वेश्चन आए, तो बी हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं 44 पे। इसमें से बताओ कि कौन सा देश जो है वो नाटो का सदस्य है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई भी नहीं। बेल्जियम, कनाडा या डेनमार्क? तो आपको पता है तीनों के तीनों हैं, तो इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, तो ये तीनों ही नाटो जो है उसका सदस्य हैं। 45 पे चलते हैं। जो स्टेटमेंट है आपको पता है G20, अब इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बट मेरे मन से ही निकल गया G20, क्योंकि काफ़ी उस चर्चा में था ये, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और ये G20 के साथ संबद्ध है, तो 45 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, G20। 46 चलिए, क्वेड आप जानते ही हैं, इसमें 4 देश आए थे, इसमें से कौन सा कथन सही होगा? जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, 2004 में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका 4 देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो इसमें से क्या सही है, तीनों के तीनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए तीनों ही बातें सही हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्वाड में 4 देश और 2004 में ही हुआ था इसकी उत्पत्ति, और इनका जो मोटो था वो यही है कि समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। तो तीनों पॉइंट सही है, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। 47 पे चलते हैं। इस हर एक क्वेश्चंस के ऑप्शंस में काफ़ी यहाँ पे गैप दिया गया है, इसलिए मैं स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला? तो ये जो है ना तक्षशिला, जो कौटिल्य है, ये तक्षशिला स्थान पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 48, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, किसानों द्वारा, या फिर अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, या फिर एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही नहीं है, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, 49 पे चलते हैं। और ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये सीटेड पेपर 2 एसएसटी में मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है आपसे शीत कटिबंध में क्या आता है, कौन से अक्षांश आते हैं, गोलार्ध, जो भी आपको पता है आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो 66 1/2 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या फिर 2 गोलार्धों में 23.1/2 डिग्री, 66.1/2 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, या फिर एक से अधिक। तो शीत कटिबंध में क्या आता है? सभी आते हैं, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी है, पहले ही बता देती हूँ। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं, असम, या फिर नेपाल? तो देखो बात किस चीज की हो रही है, सतलुज और काली नदी के बीच का जो स्थित हिमालय है ना, हम उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 50 का आपका ए हो जाएगा। 51 पे चलते हैं। निम्न में से क्या सही है आपसे पूछ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या ये सही होगा? बताओ, उत्तर प्रदेश है या कोई और है? राजस्थान है ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये भी गलत है, ये प्रतिशत ही इन्होंने गलत लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 51 का, और आप मुझे ये प्रतिशत जरूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिक्किम की जनसंख्या है वो 6 लाख है, ये इन्होंने सही लिखा है। ठीक है,
तो हम ए के साथ जाएंगे। 52, भारत में 1992 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25%, 33 या 39? तो होना चाहिए 33%। ठीक है, जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अकॉर्डिंग वांछित प्रतिशत जो है वो वन क्षेत्र का 33 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 53 पे। निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? कल जो मैंने आपको एक पढ़ाया था ना, बांग्लादेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको चेना के नाम से जानते हैं, और बीपीएससी ने भी इसका काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो श्रीलंका में तो बोलते ही हैं, बट कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसका नाम जो है बांग्लादेश में भी चेना ही है। तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने 1-2 लोगों को भेजा है, बट याद रखना जब आएगा तो कुछ गलत मत लगा के चले आना, यही सही है। ठीक है, चेना बांग्लादेश में। अब इसमें दोबारा से शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बेबर है या दहिया है या पोदू है? बताइए। या फिर एक से इस अधिक होगा, मतलब सारे ही आंसर सही भी तो हो सकते हैं ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सभी सही है, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, 54 पे चलते हैं। अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मान लो ये छत है और ऐसे तिरछा, ठीक है, तो इस बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी जो छत है उसकी तिरछी खड़ी ढाल होती है? मैनियोक, मलोका या फिर कसावा? तो उसको नाम दिया गया है मलोका। काफ़ी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस बनाता है बीपीएससी, आप देख सकते हैं। मलोका होगा इसका नाम। अगला क्वेश्चन 55, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी, या फिर उल्टा यहाँ पे लिख दिया, देखो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी, सतपुड़ा से नीलगिरी, या फिर एक से अधिक? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐतिहासिक जो दक्षिणापथ है नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के मध्य तक है। सो ऑप्शन नंबर ए। 56 देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं, बताइए। दिल्ली रिज, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियां, या फिर दिल्ली रिज, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार? इसमें बस बुंदेलखंड और यहाँ पर पठार यही चेंज किया है ऑप्शन में। तो बताइए 56 का आपका क्या हो जाएगा? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जो मुख्य जल विभाजक हैं वो दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 पे अब चलते हैं। देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? एशिया माइनर है, पश्चिमी एशिया है, या फिर पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र? तो बताइए। देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में जो एक्टिव रहने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, वो कहाँ से उत्पत्ति ओरिजिन जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सा स्थान है? तो वो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। तो 57 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 58 पे चलते हैं। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, इसका एक बार मैं आपको इंग्लिश भी दिखाना चाहूंगी। 58, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू जीटी त्रिवार्था द एरिया ऑफ एम टाइप क्लाइमेट इन इंडिया इज मेघालय प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, कोरोमंडल जो तट है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो वो है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप मिक्स करके भी अगर आपको ना समझ में आए, कई बार होता है कि हिंदी में ना समझ में आए, इंग्लिश में ना समझ में आए, तो दोनों सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखी रहती हैं, आप उसका यूज जरूर करना। तो पश्चिमी घाट है जो जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 पे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं?
नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, जो ठंडियों में जो चावल की फसल जो भी उपजाई जाती है उसके नाम पूछ रहा है। अमन, अगहनी, औस, अमन, साली, अगहनी, अमन, औस और साली। तो बताइए इसका क्या होगा। तो वो होगा आपका अमन, साली और अगहनी। तो ये नाम याद रखना, काफ़ी ढूंढ के क्वेश्चन बनाया है, आप देख सकते हो। ये नाम पूछ रहा है उत्तरी भारत में जो शीतकाल में जो फसल उगाया जाता है ना चावल की, उसका स्थानीय नाम है, वहाँ पे लोग इसको इस नाम से जानते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 60 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ध्यान देना, नहीं वाले क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें गलती करने के चांसेस हो जाते हैं। पहले लिखा है कि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है और यहाँ प्रति वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब एक ऑप्शन है आपका 1 से अधिक और एक आपका ऑप्शन है कोई नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता। तो नहीं वाला तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं डाला, ये तो सारे सही वाले डाल दिए, तो इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 61 पे। यहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होता है। तो आपने साइंस भी पढ़ लिया, करेंट अफेयर सब कुछ, और यहां से आपका ज्योग्राफी भी हो गया। अब ये आपका हिस्ट्री है। देखिए, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित, मतलब किससे संबंधित है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो एनी बेसेंट आपने पढ़ा होगा, ये कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला हैं, भारतीय नहीं, क्योंकि भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू जी हैं। अगर बस भारतीय महिला पूछेगा तो वो है एनी बेसेंट, और न्यू इंडिया पत्रिका इन्हीं की है, समाचार पत्र इन्हीं का है, इसलिए हम जाएंगे बी के साथ। चलिए 62। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। नाम बताइए। अश्विनी कुमार दत्त जी ने, या बटुकेश्वर दत्त, या फिर सूर्य सेन। तो इन तीनों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है ना, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, चलो 63 देखिए। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। नरहरि पारेख भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। तो भाई तीनों ही आंसर सही हो रहा है क्योंकि ये लोग साथ थे गांधी जी के चंपारण नील आंदोलन में, तो हम जाएंगे डी के साथ। आप देख सकते हैं डी वाले और ई वाले भी क्वेश्चंस, डी वाला ज्यादा पूछा है इस बार। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलित गो ने पटना में इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अब ये आपसे डेट पूछ रहा है, 5 अगस्त, 15 या फिर 25 अगस्त। तो एग्जैक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर है, और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई डेट ही ना हो, या एक से अधिक भी हो सकता है। तो बट एक से अधिक तो होगा नहीं क्योंकि तिथि पूछ रहा है, तो कोई एक ही हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों ही गलत हैं। आप मुझे सही वाली तिथि जरूर बताना, जब जो है 1942 के दौरान लिलित गो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। वो आंसर इसमें लिखा ही नहीं है, हम इसलिए जाएंगे ई के साथ। ठीक है, चलो। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और ये आपको याद ही होना चाहिए, कई बार पूछा हुआ है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी। 66 देखिए। निम्न में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगाए जाने के कारण हुआ था। बताओ, मतलब लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लग रहा है, इसके लिए आंदोलन भी हुआ। किस पे टैक्स लगते थे। तो फराजी आंदोलन, आपसे आंदोलन का नाम ही पूछ रहा है, पागलपंथी या फिर वहाबी। तो इसका राइट आंसर होगा वहाबी आंदोलन। तो इसके कारण लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगाए, मतलब ये जो आंदोलन है वो क्यों हुआ, क्योंकि जो लंबी दाढ़ी है, ठीक है, वो लोग लंबी दाढ़ी ऐसे रख रहे थे तो उस पर टैक्स लग रहा था, इस वजह से इन लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया। सो नाम याद रखना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 पे चलते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। 3 अंग्रेजों को, बताओ वो षड्यंत्र का नाम बताओ। नासिक होगा कि कानपुर या फिर मेरठ। तो वो था मेरठ षड्यंत्र।
इसी के मामले में 3 जो अंग्रेज थे उनको साजिश करने के वजह से उनको जेल में अवरुद्ध किया गया। तो मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन नंबर सी। अब पूना पैक्ट तो आप सभी जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या था आप मुझे जरूर बताएं। क्यों पूना पैक्ट जो है इसका एम क्या था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो आप भी जानते हैं ये किसके बीच में हुआ था? अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी। और इसका जो उद्देश्य था वो है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। कब हुआ था ये मुझे इसका डेट जरूर बताना। सो ऑप्शन नंबर सी। 69 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। अब क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोग पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में इसलिए कंफ्यूज होंगे क्योंकि तीनों ही बिहार का ही है डिस्ट्रिक्ट, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। तो ये है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, यहीं पर हुआ था पटना में। ठीक है, 70 पे चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एमएन रॉय, काली किंकर दत्त या फिर जवाहरलाल नेहरू। कोई भी नहीं भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो 70 का आपका हो जाएगा बी, काली किंकर दत्त जो है वो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा और लिखा भी हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने, और वो किसको चाहते थे आप बताओ? बट वो हार गए थे, बट महात्मा गांधी जी चाहते थे कि नहीं भाई यही बने। तो आप भी जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे महात्मा गांधी जी कि वो अध्यक्ष बने, बट जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद से काफी विवाद हो गया, फिर इन्होंने त्याग दे दिया वहां से, मतलब उस अपने पद स्थान से, क्योंकि इनके अगेंस्ट में ही थे, इस वजह से। थोड़ी बहुत स्टोरी भी मैंने आपको बता दी। तो पट्टाभी सीतारमैया जी जो हैं इनको हराकर अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए। 72 पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या सत्य है? अब इसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है सही। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये बात सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी सही है। उनका 1956 में देहांत हो गया, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन, क्योंकि एक से अधिक है तो हम जाएंगे डी के साथ। अभी तो 73 पे, अभी तो हाफ क्वेश्चंस बाकी हैं। चलो, अरे ये आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में ना बीपीएससी इस तरीके के मिलान वाले क्वेश्चंस जरूर पूछता है, ठीक है ना, सूची बनाने वाला। जैसे कि यहाँ पर एक सूची का नाम लिखा होगा, यहाँ पर दूसरी सूची का, और आपको बताना होगा इसमें से कौन सा सही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने ये आंदोलन के नाम है और इनसे संबंधित मतलब कौन सा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। जैसे कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, आपको पता है चंपारण, बहुत सारे लोग बोलेंगे। खेतीहर हो गया, कपास मिल मजदूरों का ये आपका अहमदाबाद हो गया, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। तो इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप एक से करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लो ए का दूसरा हो गया और सी का पहला हो गया, तो चलो देखते हैं ए का दूसरा सी का पहला। तो ये रहा, बाकी कहीं पर भी नहीं। आप देखिए ए का दूसरा यहां पर देख सकते हो, सी का पहला। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, बट एक बार इसमें भी देख लेते हैं और भी बाकी। देखिए, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो वो था आपका चंपारण। कितनी बार तो पढ़ रहे हैं, कल से चंपारण हम लोगों ने कितनी बार पढ़ लिया है। तो ए का दूसरा हो गया, और कपास मिल आपको पता ही है, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन, ये भी हो गया। तो आपका इस तरीके से आपने ए का दूसरा किया और सी का आपने पहला किया, ठीक है। ये आपका इतना सही है। अब कलर चेंज करती हूं, देन आप यहां पर जाएंगे, देखिए बी आपका बच गया खेतीहर और आपका बच गया असहयोग आंदोलन। तो आपका जो बी है उसका हो जाएगा तीसरा, खेतीहर सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह से याद होगा आप लोगों को। और बाकी जो बच गया आपका असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, क्योंकि असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि जो वहां पे लड़ाई वगैरह हुई, फिर पुलिस पे जो है वहां के लोगों ने आग लगा दिया और उसमें शायद 22 पुलिस मर गए थे। इसके बाद से गांधी जी आपको पता ही है इन सब चीजों के खिलाफ थे, गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि भाई बंद करो असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा घटना से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा,
ठीक है, तो चलो एक बार इसको अच्छे से मिलान कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। नील के आंदोलन जब भी आएगा चंपारण करना, जब भी खेती से रिलेटेड आएगा तो खेरा कर देना। कपास मिल मजदूर आपको पता है अहमदाबाद से है। और असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था? चौरी चौरा घटना के बाद। हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्यों? फ्रीडम है प्रेस की स्वतंत्रता बेसिकली अगर देखा जाए, बट अभी फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि लोग अपनी बातों को रख सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। अब कोई उस पर भी कंट्रोल करने लगेगा तो लोग अपने ओपिनियंस को क्यों कैसे रखेंगे? यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए नहीं, ना ही भारत के संविधान में इसका कोई विशेष रूप है। यह बस विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो राइट है उसमें ये इंक्लूडेड है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। सो ऑप्शन नंबर सी। 74 भी हो गया, 75। दोबारा से आपका ऐसे ही एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये आपका सूची 1 है, सूची 2 है। ये कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और ये आपको नाम, मतलब कि झारखंड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, लद्दाख में। तो इस तरीके से आप इसका मिलान करेंगे। 75 देखिए, 1 मिनट। तो यहां पर देखिए, खनिज संसाधनों के उपयोग की संपन्नता परंतु औद्योगिक जो करण की कमी। तो नाम बताना है, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता, तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। तो ए का पहला हो जाएगा। तो चलो पहले एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ए का पहला तो केवल यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, आंसर तुरंत आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी। तो ए का पहला हो गया, बाकी भी मिलान कर लेते हैं। बी का आपका दूसरा होगा, जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये सारे सामने ही सामने लिख दिए हैं, क्योंकि यहां पर आप देखो ये लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो और कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ए का पहला हो गया, ठीक है, बी का दूसरा, बाकी ये लोग सब ऐसे ही सामने सामने ही रख दिए। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखें 1 2 3 4, ये तो बड़ा ही आसान था, बट करेंगे इसको एक बार अच्छे से। सौर और वायु ऊर्जा जब भी आपके ये वर्ड भी आए ना, उसका सीधा से सीधा राजस्थान ही होगा, ठीक है। परंतु जल संसाधनों की कमी तो है राजस्थान में। सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा की संपन्नता है पर जल की कमी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे खनिज संसाधनों की संपन्नता है परंतु औद्योगिकरण की कमी है झारखंड में। जल संसाधन तो है बट आधारभूत संरचना के विकास की कमी है। उसी तरीके से लद्दाख में अगर आप देखें, खनिज संसाधन तो आपको बहुत मिलेंगे बट आने जाने की कितनी दिक्कत होती है, तो वो होगा आपका लद्दाख। तो ये सब आमने सामने ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कुछ भी आपको इधर उधर मैच नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 76 पे। देखिए, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्न में से किन प्रांतों में पाया जाता है? बस याद रखो, जब भी हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा की बात होगी ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, ना तो यू उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ना ही जम्मू कश्मीर में या असम। ये पाया जाता है हिमालयन यू नामक हिमाचल और अरुणाचल में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। 77 देखिए, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, या फिर नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 2019। तो देखिए, जो समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता है ना, ये नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में कठोर और जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? संविधान तथा इसकी जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास, साक्षरता या फिर शिक्षा विकास, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो कठोर एक जाति व्यवस्था है ना, इसका होने का कारण क्या हो सकता है, बताइए। तो साक्षरता, शिक्षा विकास ऑब्वियस ही बात है, और सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास दोनों ही सही है, हम जाएंगे डी के साथ, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें डी, अभी तक देखो डी वाले ऑप्शंस कितने आ चुके हैं इस बार। ये देखिए,
भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? आपसे साल पूछ रहा है। तो 2002 से 2003, 2004 या फिर 5 से 6। तो 2004 है इसका राइट आंसर। तो भारत की केंद्रीय सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वो 2004 में निर्मित हुआ था। तो आप जाना बी के साथ, ठीक है। अब 80 नंबर पे चलते हैं। 80, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स या फिर रॉबर्ट ओवेन? तो वो थे कार्ल मार्क्स, और ये विश्वास करता था कि जो साम्यवादी समाज है ना वो भविष्य का प्राकृतिक समाज है, ठीक है। तो इसलिए हम जाएंगे ए के साथ। 81 देखिए, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? बताइए। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो? तो आपसे क्या पूछा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी टफ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं जीएस में। देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, कुछ लोग सोचेंगे कि ये भी कोई नाम है। जीन जैक्स रूसो ये है लेखक। ऑप्शन नंबर सी। 82 पे चलते हैं अब। निम्न आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? ठीक है, इन आंदोलन में से किसका जो है शुभारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध या फिर चिपको आंदोलन? एक से अधिक भी हो सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध इनका शुभारंभ किया गया था। तो तीनों ही सही हैं और हम जाएंगे डी के साथ। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी एंड चिपको आंदोलन, इनकी शुरुआत हुई थी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध, ठीक है। चलिए 83 देखो, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? अधिकार नहीं पूछ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज वो आपसे पूछ रहा है। तो देश की एकता अखंडता को कायम रखना, यस। प्राकृतिक पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना, ये भी है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, तीनों की तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। तो ये है भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो ऑप्शन नंबर डी। 84 देखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर भीमराव अंबेडकर? तो ये लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब चलते हैं 85 पे। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया था, बट कब? 1707, 1798, 1801? तो वो है 1801। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 में मिला दिया गया। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 86, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? नाम बताइए। इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी? ये थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया, और वो है अटल बिहारी वाजपेयी। काफ़ी ऐड भी उस समय चलते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान इन्होंने ही स्टार्ट किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। चलो ये देखो, श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया कि कब स्वतंत्र हुआ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दूसरे देशों का स्वतंत्रता कब आज़ादी हुई, कब देश हुआ आज़ाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 45, 47, 48, इतने क्लोज के ऑप्शंस। तो 48 में हुआ था। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। 88 पे चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार, गरीबी रेखा के नीचे वाले, या फिर एक से अधिक? अब ये तो होगा नहीं इन दोनों में से, ये आप समझ ही सकते हो। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड है वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हैं, ठीक है। तो आपका 88 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं 89 पे। साइंस का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ओडम, लिंडमैन, क्लीमेंटस? तो क्या पूछ रहा है आपसे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वाई
आकार का, ये ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? ओडम ने दिया था। तो साइंस का क्वेश्चन है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। 90, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा? आर्किड, मैंग्रोव, लाइकेन, लाइकेन के द्वारा। ठीक है, SO2 जो प्रदूषण है वो सूचित होता है लाइकेन द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 91 देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? बताइए। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, एक से अधिक कोई नहीं। बताइए। तो इसमें ना तो ये उत्तर प्रदेश में है, ना मध्य प्रदेश में है, ना ये पश्चिम बंगाल में है। सो आई थिंक ये बिहार में है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। आई एम नॉट श्योर, बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है बिहार में है कि उत्तराखंड में है। इन्हीं में से किसी एक में है, बट ये इन तीनों में से तो नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे ई के साथ। IUCN, ठीक है, IUCN मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो IUCN मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है IUCN का वो है स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछते हैं तो वो भी आपको याद रखना होगा कि किसका कहाँ पे है, WHO का कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी तो इसका चलो स्विट्जरलैंड आंसर हो गया, बाकी वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए, ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा हुआ है, जिसने 2021 वाला पेपर दिया है वो जानता होगा, और उसमें राजस्थान में भी कोई स्टेट वाले जो एग्जाम्स होते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, अब्जॉर्ब होती है कितनी? तो 10% होता है, याद रखिएगा। ठीक है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोभिद में, मरुद्भिद या लवणभिद? तो वो है श्वसन मूल जो है वो लवणोद्भिद में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप टेलीग्राम पे जाके फिर आंसर की आप मेरे से पूछ सकते हो, वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? सेकेंडरी बात हो रही है, पैन, SO2, ओजोन या एक से अधिक या कोई नहीं? तीनों के तीनों ही हैं, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, चलिए, ये जितने क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तभी जाकर आपको लगेगा कि यस अब आप आराम से कर लोगे। ठीक है, कम से कम 4 से 5 हज़ार क्वेश्चंस तो कर ही लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने से क्या होता है ना कि आप नए नए क्वेश्चंस भी आप जानते हो, याद कर लेते हो, तो उससे आसानी होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर ही पढ़ा ना कि ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10%। ये किसने दिया था? लिंडमैन द्वारा। तो सेम उसका दूसरा आंसर यहाँ पे पूछ लिया है, ये देखिए। इस क्वेश्चंस को एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अवशोषित होती है, और ये किसने दिया है? लिंडमैन। तो दोनों ये क्वेश्चंस आसपास में ही दिए हैं। तो ये हो गया हमारा इसका 96 का ए। अब चलते हैं 97 पे। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहां पर? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात होगी तो वो होगा केरल, केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, सी। 98 देखिए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का या धान का? तो मुख्य स्रोत की बात हो रही है और वो है धान का खेत। यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है, ये है इसका मुख्य स्रोत मीथेन का, धान का खेत। वायुमंडल, कल हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्षोभ मंडल, समताप, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, ये आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम हो जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ये इसका इंग्लिश नाम मतलब हिंदी नाम लिखा हुआ है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो तापमान सबसे कम किसका हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, और वो है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। इस परत का तापमान सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, सुपोषण या फिर जैव आवर्धन या फिर जैव संचय।
तो इसको कहते हैं जैव आवर्धन। जो क्रमिक पोषी स्तर होता है ना, उसमें जो सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं जैव आवर्धन। अब हम पहुंचने वाले हैं लास्ट पे, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे। निम्न में से कौन सी शुक्त तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी। तो वो होगा आपका लाइकेन। ठीक है, तो ये जो है लाइकेन सुक्त तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, लाइकेन। 102 पे चलते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन। ये भी काफी आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि जो रामसर सम्मेलन है ना वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फिर एक आपका साइंस का क्वेश्चन कि इटाई रोग किसके कारण होता है, और ये आप सभी जानते हैं, कैडमियम। ठीक है, तो 103 का सी, कैडमियम। याद रखना नाम, क्योंकि कई बार ये पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, और बीपीएससी ने हाल ही में पूछ लिया आपसे। अब ये मत पूछना कि ये सारे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं। जीएस का क्वेश्चन है, जीएस का कोई सर पैर नहीं होता है। आपका 1 से लेकर 12 तक के हर एक क्लास में पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इसको डिटेल में देखो और याद रखो, नोट कर लिया करो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, ये है निम्न में से कौन सा स्वस्थान है जिसे हम इन सीटू बोलते हैं, संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? गलत वाला बताना है। तो वनस्पति, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, एक से अधिक कोई नहीं। तो आपसे इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, और वो है आपका वनस्पति उद्यान। तो 104 का आपका हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को छाट के मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। डेली क्लासेस होती हैं 5 बजे। बाकी पुरानी क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाओ, या फिर लास्ट में भी आपको 2, एक यहाँ पर एक यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। क्लासेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको पता है कि 1 लाइनर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, खुद से ही मैं PDF बनाऊंगी, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं तैयार कर रही हूँ। जिस दिन पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्कोर जरूर बताना कॉमेंट में।